अगर पुराने लेक्चर की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, आर्मेचर रिएक्शन को समझ रहे थे और मैंने आपको वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन बताया था। आर्मेचर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिव लोड जब लगाया था तब हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने इंडक्टिव लोड लगाया था तब भी वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट सीखने को मिला था। तो हमने ये चीज़ देखी थी, अगर हमने रेजिस्टिव लोड लगाया तो आर्मेचर का इफेक्ट जो था आर्मेचर रिएक्शन का, वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन था। यानी कि जो आर्मेचर का फ्लक्स था और जो फील्ड फ्लक्स, वो एक क्रॉसली यानी क्वाड्रेचर पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। जब हमने इंडक्टिव लोड लगाया तो वहां पे हमने ये बात सीखने को मिली कि जो आर्मेचर का फ्लक्स है और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के हेड ऑन कोलिजन होगा, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेंगे और डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट जो हमने सीखा था इसके बाद, यानी कि जब हमने कैपेसिटिव लोड लगाया था तो वहां पे प्योरली कैपेसिटिव लोड लगाया था, तो वहां पे ये बात सीखी थी कि इन दैट केस जो आर्मेचर का फ्लक्स है और जो फील्ड फ्लक्स है वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहेंगे, और ऐसे केस में इस तरीके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि डीसी मशीन के अंदर ये इफेक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर बात करी जाए अल्टरनेटर और डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन की, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है ये अल्टरनेटर को आर्मेचर रिएक्शन को अलग ही लेवल में खड़ा करता है लाके। ठीक है, तो ये हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन से सीखा था, यानी कि फ्लक्स वेव फॉर्म बना के, सॉरी, आर्मेचर फ्लक्स बना के और क्रॉस पोलैरिटी बना के और स्टेटर का स्ट्रक्चर बना के सब कुछ फिजिकली सीखा था कैसे हो रहा है। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा आर्मेचर रिएक्शन को आप वेवफॉर्म से कैसे समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे वेवफॉर्म की बात करी जाए, तो अगर हम सिंपली एक वेव, एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस बना दूं, ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमने एक एक्सिस बना दी, नाउ सबसे पहले अगर हम पोलैरिटी की बात करें, साइकिल तुम्हें याद होगी, मैंने बताई थी साइकिल ये वाली, कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आई एफ आएगा यानी कि फील्ड फ्लक्स। देन इस फील्ड फ्लक्स के बाद, इस फील्ड फ्लक्स के बाद क्या होगा, फाई एफ आएगा। ठीक है, फील्ड करंट आएगा, उसके बाद फील्ड फ्लक्स आएगा। देन इस फील्ड फ्लक्स जब ये रोटेट होने लगेगा रोटर, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ओपन सर्किट ईएमएफ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो आर्मेचर करंट आ जाएगा, इस आर्मेचर करंट से एक फ्लक्स बनेगा फाई ए, और ये फाई ए के साथ जो इंटरेक्ट करेगा इसको हम लोग कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन। ये हमने पुराने लेक्चर के अंदर सीख लिया था। ठीक है, तो अब जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक न्यूट्रल वेव फॉर्म लेते हैं और हम लोग फील्ड फ्लक्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो फील्ड फ्लक्स आपको फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने E इक्वल टू कितना होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, फैराडे का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में जो एक कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट निकला था, जो मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशन बताई अल्टरनेटर की, कि जो बनने वाला वोल्टेज है, इंड्यूस होने वाला वोल्टेज, वो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा किससे, फ्लक्स से। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। ठीक, आई होप ये चीज आपको याद होगी। नाउ अगर इसका मतलब देखें, तो अगर हम इसको वेवफॉर्म के रूप में बनाने की कोशिश करें, तो वेवफॉर्म देखो किस तरीके से बनेगी। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं इसके लिए आपको। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा फाई जो है वो हम उसको कॉस वेव ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। अगर हम ये ले लेते हैं जिसमें ये क्या है, ओमेगा टी है, एंड दिस वन इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फाई एम अगर फाई कॉस ओमेगा टी है, तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू ई मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी होगा, 90 डिग्री के डिफरेंस से। सिंपली आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। ठीक है, तो फाई सबसे पहले हम लोग फाई एम बनाएंगे, तो ये होगा फील्ड फ्लक्स। तो दिस वन इज योर फील्ड फ्लक्स। ओके, फील्ड फ्लक्स की वेव फॉर्म हो गई, इसको मैं लिख देता हूँ फाई एफ। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर ये तुम्हारी फील्ड फ्लक्स की वेव फॉर्म है, तो ये 0 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री होगा, एंड दिस वन इज योर 270 एंड दिस वन इज द 360 डिग्री। ओके, नाउ अगर ईएमएफ बनाता हूं मैं, वोल्टेज ईएमएफ, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं कौन सा से केस ले रहा हूं, ओपन सर्किट का केस ले रहा हूं, ओसीसी केस। ठीक है, ओपन सर्किट केस ले रहा हूं, यानी कि लोड कितना है इस पे, लोड इक्वल टू 0 है। लोड का मतलब मैंने ऑलरेडी पुराने लेक्चर में बताया है, यानी कि करंट जो है आईए वो कितना, 0 करंट फ्लो कर रहा है। ये भी चीजें मैंने पुराने लेक्चर में बताई हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट की अगर बात करें, वही आपने पेटी पैक ले गया है और आपने बिना लोड के अल्टरनेटर को ऑन कर दिया, तो ऐसे केस में सबसे पहले फील्ड फ्लक्स आ जाएगा फाई एफ। इस फील्ड फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ होगा उसको बना लेते हैं। तो ईएमएफ जो होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से शुरू होगा, साइन वेव दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू होगा, दिस वन इज द वोल्टेज। ठीक है, साइनसोइडल वेव फॉर्म है, साइनसोइडल। ओके, दिस वन इज द वोल्टेज। तो ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ ई। ठीक है, तो दिस वन इज द ईएमएफ ई जनरेटेड। अच्छा, अगर फेज की बात कर लें तो ये फेज वोल्टेज हो जाएगा, एंड दिस वन इज द फील्ड फ्लक्स। ओके, तो ये तुम्हारा वोल्टेज आ गया, एंड दिस वन इज द फ्लक्स। तो ये हो गया ओपन सर्किट का केस, यानी कि जब तुमने किसी भी तरीके का लोड अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट केस चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लोडेड कंडीशन की, यानी कि अब हम लोग किस केस की बात करने वाले हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लोडेड कंडीशन, यानी कि लोडेड कंडीशन।
लोडेड कंडीशन में क्या होगा, लोडेड कंडीशन में ई होगा, ई से क्या होगा, एक ई तो होगा तुम्हारा फेज, यानी कि जो फेज पे वोल्टेज जनरेट होगा, और आउटपुट में कितना मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा वीटी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, और टर्मिनल वोल्टेज की वजह से जब लोड कनेक्ट करोगे तो एक करंट आ जाएगा आई ए। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं। ये भी मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है कि भाई अल्टरनेटर की अगर बात करते हैं, इसके अंदर जनरेट होने वाला वोल्टेज जो होता है वो ईपी होता है, फेज वोल्टेज, लेकिन जो टर्मिनल पे मिलता है वो होता है वीपीटी होता है। मैं इसको यहाँ पे वीटी लिख रहा हूँ, ठीक है, वीटी लिखा हुआ है, वीपीटी एक ही बात है, मैंने एक ही चीज ली हुई है, फेज की बात कर रहा हूँ। तो ये टर्मिनल वोल्टेज मिलता है फेज का, और अगर मैं यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर देता हूँ आर, तो इसकी वजह से करंट फ्लो कर जाता है आर्मेचर के अंदर आईए, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ईपी आएगा, ईपी और वीटी सेम फेज में होंगे, इसी की वजह से एक आईए करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अगर इस केस की बात करी जाए, तो अगर मैं ये मान लूँ कि ईपी और वीपी लगभग लगभग सेम है, यानी कि ईपी और वीपी, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए मैं क्या होगा, आने जो अब वेव फॉर्म बनाऊंगा उसके अंदर वीपीटी बनाऊंगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बराबर होंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज की एक वेव फॉर्म बना रहा हूँ मैं, ठीक, क्लियर हो गया, क्योंकि सेम फेज में है, मैग्नीट्यूड से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग सेम। तो अब देखो सेम वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, क्लियर हो गया। लोडेड कंडीशन ले रहे हैं, अब लोड कौन सा ले रहे हो, तो मैं आपके लिए ले रहा हूँ रजिस्टिव लोड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड की कंडीशन में इस पर्टिकुलर केस के अंदर ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझते रहना, रजिस्टिव लोड ले रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने फाई फ्लक्स बनाया था, फ्लक्स की वेव फॉर्म कौन सी थी भाई, तो फ्लक्स तुम्हारा था कॉस ओमेगा टी का, तो दिस वन इज योर फ्लक्स वेव फॉर्म, ठीक है। नाउ दूसरी हमने बनाती वोल्टेज की, वोल्टेज क्या था, वोल्टेज 90 डिग्री तुम्हारा, 90 डिग्री लीड करते हुए 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज, तो 90 डिग्री लैग करने का क्या मतलब होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज, वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करवा देते हैं, तो वोल्टेज की वेव फॉर्म देख लेते हैं। वोल्टेज 90 लैग का मतलब क्या हुआ, अगर ये कॉस है यानी कि ये फाई एफ है, तो ये क्या होगा, साइन वेव फॉर्म बनेगी इसकी, तो साइन वेव फॉर्म आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस वन इज योर साइन वेव फॉर्म, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हो गई साइन वेव फॉर्म, ये हो गई वोल्टेज की वी, ओके। नाउ अब तक हमने वोल्टेज और फ्लक्स की वेव फॉर्म बना ली है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज आती है करंट की। अब क्योंकि तुम लोग कौन सा ले रहे हो, हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टिव लोड, तो रेजिस्टिव लोड में जो करंट होगा वो सेम फेज में होगा वोल्टेज के, तो करंट जो होगा वो सेम फेज में होगा, तो दिस वन इज द करंट वेव फॉर्म, ठीक। तो दिस वन इज योर करंट वेव फॉर्म आई ए। क्यों, क्योंकि देखो वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म देखो क्या सेम फेज में क्यों है, क्योंकि आपने कौन सा लिया है, रेजिस्टिव लोड लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज योर करंट वेवफॉर्म। नाउ अब इस करंट की वजह से एक फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स को बना लेते हैं। तो जो करंट की वजह से फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ये आएगा, ठीक है। ऊपर भी बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, डिपेंड्स करता है, ठीक है। मैंने ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि करंट से ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना होता है, एम जो होता है वो एन इंटू आई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो करंट अगर 1 एम्पेयर है और 100 टर्न है, तो ज्यादा एम बनेगा, ज्यादा फ्लक्स बनेगा, इसलिए फ्लक्स को मैंने ऊपर बनाया, तो दिस वन इज द फाई ए। तो अब देखो यहां से तुम देख सकते हो, अगर हम बात करें तो देखो ये फाई ए क्या है, क्वाड्रेचर डिफर है, क्वाड्रेचर का फेज डिफरेंस है फाई एफ के साथ, यानी कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स की जो वेवफॉर्म है, ये दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री के डिफरेंस पे, यानी कि कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्यों क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फाई एफ एंड फाई ए आर 90 डिग्री फेज अपार्ट, फेज अपार्ट, क्लियर हो गया। तो क्योंकि फाई एफ और फाई ए क्या 90 डिग्री फेज अपार्ट है, तुम्हारे सामने देखो कोई भी चीज, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली सी आप वेव फॉर्म के जो बेसिक रूल है उनको अप्लाई करते जाओगे और ये वेव फॉर्म तुम्हारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो फाई एफ और फाई ए के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, दिस वन इज द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस में चलते हैं। आपकी हमें कौन सा ले लेना है, आपकी मैं लूंगा इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, और कौन सा इंडक्टिव लूंगा मैं, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो का मतलब मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूं, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का लोड लूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको बनाते हैं, ओके। तो ये तुम्हारी वेव फॉर्म हो गई यहाँ पे, क्लियर है। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगी आपकी फ्लक्स वेव फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, फाई की, फील्ड फ्लक्स की, तो दिस वन इज योर फील्ड फ्लक्स वेव फॉर्म कॉस वेव में, ठीक है, दिस वन इज योर फाई एफ, ओके। नाउ सेकंड आएगी तुम्हारी वोल्टेज की वेव फॉर्म, वोल्टेज की बना देते हैं। वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा, यानी कि साइनसोइडल वेव फॉर्म होगी, तो दिस वन इज द साइनसोइडल वेव फॉर्म, ठीक है, ये होगी तुम्हारी साइनसोइडल वेव फॉर्म, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब आएगी करंट। अब देखो अगर खास बात हम बताएं यहाँ पे करंट की वेव फॉर्म की, जो आपको पता होगी कि इंडक्टिव लोड के अंदर प्योर इंडक्टिव, तो करंट जो होता है आई लैग करता है वी से बाई 90 डिग्री, ये तुम्हें पता होगा।
करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो भाई ये अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये आपकी फाई एफ है, फील्ड फ्लक्स की वेव फॉर्म है, तो करंट जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हुआ, ये बना देते हैं हम करंट की वेव फॉर्म, यानी कि 90 डिग्री लैग करेगा, और तो यानी कि 90 डिग्री के बाद शुरू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ये चीज़ मैंने पहले ही बताई हुई। यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से कुछ, तो सबसे पहले फाई एफ आया है, तो फाई एफ की ये आ गई। ठीक, तो सबसे पहले फाई एफ आएगा, फाई एफ इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ, रुको मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ वोल्टेज आएगा ई, और वी एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड का, लेकिन फेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ई और वी आ जाएंगे। तो यानी क्या हुआ देखो, यानी कि ये शुरुआत होगी, अगर इसको हम मान लेते हैं 0 से, ठीक है, तो इसके 90 डिग्री के बाद ये आएगी वेव फॉर्म, वोल्टेज स्टार्ट होगा। इसके 90 डिग्री के बाद क्या होगा, 90 डिग्री लैग, इसका मतलब यही तो होता है। तो 90 इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ क्या आएगा, करंट आएगा। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हम मान लें, तो इसके 90 डिग्री के बाद वोल्टेज आए और इसके 90 डिग्री के बाद करंट आएगा, यानी करंट की वेव फॉर्म कहां से शुरू होगी, 90 से स्टार्ट होगी। तो दिस वन इज द करंट वेव फॉर्म। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारी हो गई करंट वेव फॉर्म, यानी कि 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी, और फ्लक्स से पूछोगे तो 180 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही ना, ये होगी करंट की वेव फॉर्म। अब इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, फाई ए। तो फाई ए की तुम्हारी कुछ ये आ जाएगी, दिस वन इज द फाई ए। तो ये हो गया तुम्हारा फाई ए, दिस वन इज आई ए। क्योंकि भाई आपको जानते हो कि करंट और फ्लक्स ये क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहां से देखो कौन सा इफेक्ट हुआ। तो अब जरा इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान दो, अगर हम मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो जोन है, यहां से लेके ये जोन, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया की बात करो, अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करो, इसको अगर ध्यान से देखोगे, तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई देखो ये है तुम्हारा फील्ड फ्लक्स फाई एफ, ठीक है, और ये है तुम्हारा आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। और देखो फाई एफ और फाई ए क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि फाई एफ एंड फाई ए ये क्या है, 180 डिग्री फेज अपार्ट, 180 डिग्री फेज अपार्ट है। और क्योंकि ये 180 डिग्री फेज अपार्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, ये फाई एफ और फाई एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गई होगी। तो देखो क्यों फाई एफ और फाई एक दूसरे के आपके सामने अपोजिट है, मैंने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है, सिंपली आपको जो वेव फॉर्म के रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करा है। सबसे पहले हमने फाई एफ बनाना है, फाई एफ कोसाइन वेव बनेगी। देन हमने वी बनाना है जो कि 90 डिग्री लैग करती होगी, तो साइन वेव आ गई। देन आई बनाना है, आई भी 90 डिग्री लैग करते हुए होगी, तो आई तुम्हारी यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि 90 डिग्री लैग। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बनाऊं, अगर मैं ये मान लूं कि फ्लक्स तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ईएमएफ क्योंकि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लैग करेगा, तो 90 से स्टार्ट होगा 90 डिग्री के बाद, और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये यहाँ से यानी कि इसके भी 90 डिग्री के बाद शुरू होगा। तो अगर बात करी जाए वोल्टेज और करंट के, करंट और फ्लक्स की, फाई एफ और आई ए की, तो ये एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री के फेज अपार्ट हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि 180 डिग्री फेज अपार्ट है, तो 120 डिग्री फेज अपार्ट का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होंगे, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये तुम्हारा केस आईओबी केस समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह की डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, कैपेसिटर के केस को देखते हैं। ठीक है, तो आपको हम कह रहे हैं कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव लोड यानी कि जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो सेम वेव फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सेम सीक्वेंस हम लोग बनाएंगे। अब देखो खास बात है, कुछ बेसिक समझ लो। सबसे पहले आएगा फाई एफ आएगा भाई। ठीक है, इस फाई एफ की वजह से 90 डिग्री लैग करता हूँ करंट, वोल्टेज आएगा, वोल्टेज और वीटी कह सकते हैं सेम फेज में होंगे, तो ये 90 डिग्री डिफरेंस पे होंगे। देन इनसे अब करंट आएगा। तो देखो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। ओके, बात समझ में आ गई। तो भाई ये 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री लैग कर रहे होंगे, और वोल्टेज और करंट से क्या होगा, प्लस 90 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री लीड करता हुआ करंट आएगा आई ए, और आई ए और फाई ए क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, यानी कि जीरो। सही है, 0 डिग्री। तो माइनस 90 का क्या मतलब हुआ, लैग करना, इसका मतलब हुआ लैग करना, और प्लस 90 का मतलब क्या हुआ, लीड करना। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ रही है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फाई एफ आएगा, उससे 90 डिग्री लैग करता हुआ वोल्टेज ऑफ आएगा, उससे प्लस 90 डिग्री लीड करता हुआ करंट आएगा, और करंट के सेम फेज में फाई आएगा। इन सबको हमें बनाना है, तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लक्स को। तो फ्लक्स हम बात करते हैं, अगर हम फ्लक्स मान लें कोसाइन वेव है तो कोसाइन वेव कुछ ऐसे बनती है, ये आ गई फाई एफ, ठीक है। और इसको अगर मैं पीछे से ड्रॉ करूं थोड़ा सा तो ये यहाँ से इस तरीके से बनेगी। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब आएगा वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए अगर मैं कह दूं वोल्टेज बनाते हैं तो हम इसको मान लेते हैं अगर ये 0 है तो वोल्टेज इसके 90 डिग्री के बाद शुरू होगा, तो यहाँ से वोल्टेज शुरू होगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ से 90 डिग्री के बाद शुरू होगा, इसके इससे 90 डिग्री के बाद। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब नेक्स्ट केस आएगा तुम्हारा करंट। तो करंट के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। आइए 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही आ जाए करंट। 90 डिग्री लीड करने का क्या मतलब होता है कि वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही करंट आ जाएगा पिक्चर में। तो 90 डिग्री पहले का मतलब यहाँ से जो आई एफ आई एफ इसी की सेम फेज में चलेगा, तो दिस वन इज योर करंट वेव फॉर्म, सेम फेज में आ जाएगी फ्लक्स के। ठीक, समझ में आ गया? तो दिस वन इज योर आई ए, दिस वन इज योर ई, और हम कह सकते हैं वी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, दिस वन इज योर करंट। नाउ अब बात आती बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर फ्लक्स बना ले हम लोग, ठीक है, तो फ्लक्स देखो कैसा बनेगा। तो फ्लक्स के लिए मैं, ये आएगा आपका फ्लक्स सेम फेज में, ओके, ठीक है। अब जरा एनालिसिस करते हैं हम लोग, यानी कि ये तो हो गया काम हमारा। अब इसको अगर इस पर्टिकुलर फ्रेम को एनालिसिस करें, यहाँ से यहाँ तक के फ्रेम को, इस पर्टिकुलर पार्ट को एनालिसिस करोगे तो देखो ये है तुम्हारा फाई एफ, ओके, ये तुम्हारा फाई एफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हारा क्या है, फाई ए है, यानी कि फाई ए और फाई एफ क्या है, सेम फेज में है। देखो यहाँ से देख सकते हो आपने करा क्या है, दिस वन इज द, ये डॉटेड लाइन, पिंक कलर की डॉटेड लाइन है, ये तुम्हारी फाई ए की, जो ये येलो लाइन है ये कौन सी, फाई एफ की है। तो देखो फाई एफ और फाई ए क्या सेम फेज में है। तो क्योंकि फाई फाई एम सेम फेज में, यानी कि फाई ए एंड फाई एफ ये क्या है, आर इन सेम फेज, ये तुम्हारे क्या है, सेम फेज में है। और अगर ये सेम फेज में है तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यानी कौन सा इफेक्ट हो रहा है भाई, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज तो हमने देखा था जब फिजिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, तो वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी कि जब भी आप कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो वहां पे प्योरली कैपेसिटिव लोड, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो इसमें मैंने वेवफॉर्म के रूप में आप लोग को समझा दिया है, कोई तरीके का डाउट नहीं छोड़ा यहाँ पे। अच्छा, एक अगर आपके मन में डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ई और वीटी ले रहा हूँ। तो देखो अगर ई और वीटी के रिलेशन की बात करी जाए, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ई जो है वो होगा इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन जो टर्मिनल पे मिलेगा वो होगा मुझे वीटी टर्मिनल वोल्टेज, और जो करंट आएगा आईए उसका जो फेज रिलेशन है वो वीटी के साथ होता है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यानी कि करंट का जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के साथ होता है। क्लियर है? इसको समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये अल्टरनेटर है और यहाँ पे इसमें बनने वाला वो फेज वोल्टेज ईपी है, और टर्मिनल पे जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वीपीटी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं लोड लगाऊंगा, जैसे मान लो मैंने लोड लगाया, तो इस लोड की वजह से करंट फ्लो करेगा आई ए, आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये जो आई ए और जो हम लोड होगा वो हमारे पास रेजिस्टिव हो सकता है, वो कैपेसिटिव हो सकता है, वो इंडक्टिव हो सकता है। तो इंडक्टिव केस में करंट जो होगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। कैपेसिटिव में क्या होगा, करंट जो होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा, और रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट जो होगा वो सेम फेज में होगा, सेम फेज, लेकिन किसके साथ, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, क्या ये करंट जो लैग करेगा वो ईपी के साथ करेगा कि वीपीटी के साथ, बात समझ में आ रही है, ईपी के साथ करेगा, वीपीटी के साथ। तो याद रखना ये जो तीनों के तीनों जो रिलेशंस हैं, सेम फेज 90 डिग्री लैग, ये किसके साथ होंगे, ये होंगे आपके वीपीटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो जो आपके टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा ना उसके साथ ये लैग, लीड और सेम फेज में होंगे। बहुत ध्यान रखना, ईपी के साथ का इनका कोई मतलब नहीं है। ईपी तो अंदर बन रहा है, आउटपुट में जो तुम्हें वोल्टेज मिल रहा है वो ये मिलेगा, ठीक है। नाउ अब ईपी और वीपीटी के रिलेशन समझ लेते हैं, यानी कि ईपी और वीपीटी का क्या रिलेशन है। तो देखो अगर तुम अल्टरनेटर में हो, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, ईपी जो होता है वो ही सेम फेज में होता है वीपीटी के, यानी कि वीपीटी और ईपी का जो है सेम फेज में होते हैं, सेम फेज, ठीक है, सेम फेज में होंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग लोड एंगल कंसीडर करते हैं, लोड एंगल क्या होता है आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप लोड एंगल कंसीडर करते हो डेल्टा लोड एंगल, तो क्या होता है, ईपी जो होता है तुम्हारा वो डेल्टा डिग्री से लीड करता है वीपीटी को,
बहुत स्मॉल एंगल होता है डेल्टा, बहुत खास बहुत बड़ा एंगल नहीं होता, बहुत ही स्मॉल एंगल होता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली जब स्टडीज करते हैं तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा आपको लोड एंगल के ऊपर, वहां पे मैं इसको कंसिडर करके बताऊंगा। तो ईपी जो होता है वो वीपीटी को डेल्टा डिग्री से लीड करता है, थोड़ा सा एक फ्रैक्शन से। याद होगा तो मैं ट्रांसफार्मर में भी हमने देखा था कि V1 और E1 इनके बीच में जो अगर हम लोग पोलैरिटी सेम कंसिडर करते हैं तो कुछ इस तरीके का आ रहा था। तो V1 जो था यहाँ आ रहा था और यहाँ पे -E1 आ रहा था, याद होगा। तो ये जो एंगल था मैंने बताया था डेल्टा 1 एंगल, यानी प्राइमरी का लोड एंगल होता है। तो ये जो लोड एंगल होता है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा भी होगी, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक समझ में आ गया होगा। तो ईपी और वीपीटी के बीच में अगर बात कर लें तो सेम फेज में होते हैं। डेल्टा को अगर हम लोग नेग्लिजिबल मान लें, वैसे भी बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक। और जितने भी बात करी जाती है इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और आपका रेजिस्टिव लोड, तो इस केस में जो करंट कहा जाता है कि सेम फेज में होगा वोल्टेज के, वो कौन सा वोल्टेज होता है, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ना कि इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने शुरुआत में ईपी आपको समझाया था वोल्टेज इंड्यूस होगा, लेकिन खास बात क्या होती है कि ईपी और वीपी का मैग्नीट्यूड वाइज तो थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फेज वाइज क्या होगा, सेम फेज में होंगे। यानी कि अगर मैं बताऊं वीपीटी बनाऊं तो वीपीटी कुछ इस तरीके से आएगा। दिस वन इज योर वीपीटी। क्लियर हो गया। तो ईपी एंड वीपीटी क्या होंगे, सेम फेज में होते हैं। और इनका जो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर इसको मैं क्या करूं, नेग्लेक्ट कर दूं, इसको नेग्लेक्ट कर दूं, तो हम सेम उसमें बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सारे इसके बाद जितने भी पार्ट बनाए हैं, यहाँ पे वोल्टेज लिया है, वोल्टेज लिया है एंड वोल्टेज लिया है। बात समझ में आ रही है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस लिया था और वोल्टेज, क्योंकि सेम फेज में है और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है पोलैरिटी मैग्नीट्यूड का, वो भी मैंने नेग्लिजिबल लिया है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, जो करंट वेव फॉर्म बनाई है वो ईएमएफ के साथ बना सकते हो या वोल्टेज साथ बना सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, यानी कि अगर आप 100% एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो वोल्टेज के साथ ही लिखोगे। यानी कि यहाँ पे जो वेव फॉर्म लिखोगे वो किसके साथ लिखोगे, ये यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म है वीपीटी के साथ हमेशा आई के रिलेशन को शो करोगे। क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैंने देखो आने वाले यानी कि अपकमिंग इसमें पार्ट में यहाँ पे देखो किससे बनाया है, वोल्टेज से रिप्रेजेंट करा है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकाला है। क्लियर हो गया। समझ में आ रही, बारीकियां समझो वेव फॉर्म की। इसी तरीके से देखो यहाँ पे वोल्टेज के साथ मैंने करंट को बनाया है। क्लियर हो रहा है। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या करा है, वोल्टेज के साथ यहाँ पे V लिया है, E मैंने साइड में लिख दिया, सेम फेज में होगा लेकिन E का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो वोल्टेज के साथ करंट को बनाया है। दिस वन इज द करंट। आइए, तो वोल्टेज के साथ करंट के रिलेशन को शो करा है, ना कि ईएमएफ के साथ। समझ में आगे बात, ये आई होप जी क्लियर हो गई होगी। तो आप भी जब वेव फॉर्म बनाएं तो वोल्टेज बनाएं, लेकिन वोल्टेज के साथ ही करंट की वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करें। हालांकि ईएमएफ और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, पर वोल्टेज के साथ करंट लेगा और लीड करेगा, ईएमएफ के साथ उसका रिलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई और वी के बीच में एक स्मॉल एंगल डेल्टा लोड एंगल आ जाता है, जब आगे हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आप यानी कि अगर आप इस तरीके की वेव फॉर्म से आर्मेचर रिएक्शन समझा रहे हैं तो एक कंडीशन लिख सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कंडीशन क्या लिखनी है। कंडीशन आप लिख दो कि भाई डेल्टा एंगल को हमने क्या लिया, नेग्लिजिबल लिया हुआ है, नेग्लिजिबल लिया हुआ है। ठीक है, और ईएमएफ जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम माना हुआ है बीपीटी का। तब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर ये दो कंडीशन लिख दी तुमने, यानी कि आपने डेल्टा एंगल को, लोड एंगल को नेग्लिजिबल लिख दिया है और ये लिख दिया है कि जो वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज है और जो टर्मिनल वोल्टेज है, इन दोनों की लगभग लगभग मैग्नीट्यूड सेम है, तब आप इन वेव फॉर्म में चाहे V लिखो चाहे E लिखो, एक ही बात होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग की, कि कब कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का भी एक पार्ट और बचा हुआ है, यानी कि वो कंक्लूसिव पार्ट होगा, थर्ड पार्ट। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फेजर के टर्म्स में, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को वहां पे हम लोग समझेंगे फेजर डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और फाइनली कंक्लूड करूंगा आर्मेचर रिएक्शन को, तीनों पार्ट को जो मैंने आपको बताया उनका क्या आउटकम निकला और क्या क्या चीजें सीखी आपने, वो वहां पे मैं आपको कंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।